अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स और कुछ डिफरेंसेस जो उनके दरमियान में होंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन फीचर जो हैं वो क्या हैं? हमें ये पता है कि हर सेल जो है, जो कि प्लांट को हो या एनिमल को हो, वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। मेम्ब्रेन माने झिल्ली, एक लेयर होती है सरफेस पे जो होती है उसके सेल के मौजूद, एक थिन, वेरी थिन सेल सरफेस मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है जिससे हर सेल घिरा हुआ होता है। या हर सेल के इर्द गिर्द एक आपको मेम्ब्रेन मिलेगी, इसलिए उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इस सेल के अंदर जिसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन है उसमें जो कुछ मौजूद है उसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। चूँकि सेल के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम कंटेंट्स जो हैं, जो चीज़ें सेल के अंदर मौजूद हैं, वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होती हैं, तो हमें उनको स्टेन करना पड़ता है या कलर करना पड़ता है ताकि हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देख सकें। सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर हमें सेल के अंदर मिलेगा वो मिलेगा हमें न्यूक्लियस, और जब हम इसको स्टेन करते हैं तो बड़ा स्ट्रांगली वो स्टेन हो जाता है, बड़ा साफ और क्लियर नज़र आता है कि ये एक रीजन है जो कि कलर्ड हमें नज़र आ रहा है, इसलिए वो बहुत नोटिसेबल हो जाता है, आसानी से पहचान में आ जाता है। और ये हर सेल में मौजूद मिलेगा सिवाय प्रोकैरियोट्स के। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल की बुनियाद पे हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोट, एक को हम कहते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता, यानी उनके इर्द गिर्द, जैसे हम यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, न्यूक्लियस कितना साफ नज़र आ रहा है, और एक मेम्ब्रेन भी है इसकी अपनी, ये तो सेल मेम्ब्रेन है ना, एक न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन है। इस तरह एक साफ एक अलग रीजन नज़र आ रहा है, एक ऑर्गेनल के तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह प्रोकैरियोट में नहीं होता, वो उसके अंदर सिर्फ इस तरह क्रोमेटिन्स या क्रोमोसोम जिसे हम कहेंगे वो ऐसे पड़े हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, नज़र भी आते हैं, कलर भी हो जाते हैं, मगर इनके इर्द गिर्द ये एक सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट, और वो होते हैं बैक्टीरिया। जबकि बाकी तमाम सेल्स ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो यूकैरियोट कहलाते हैं, और उनके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है उसकी गिर्द एक मेम्ब्रेन मिलेगी, लिहाजा न्यूक्लियस एक अलग सी चीज़ नज़र आएगी। जैसे इसमें देखें, ये प्लांट सेल है, इसमें भी आपको न्यूक्लियस की गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमेटिन मिलेंगे। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक मास मिलेगा जो कि लूजली क्वाइल्ड है, यानी बिल्कुल ऐसे हल्का सा ऐसे इस तरह पड़ा हुआ है। ये वो सब्सटेंस है जो कि बहुत अच्छे तरीके से कलर हो जाता है, और इसकी वजह से, इसी की वजह से हमें न्यूक्लियस कलर्ड नज़र आता है, स्टेन नज़र आता है, डाइट नज़र आता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड होते हैं ना, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो यही मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी जो थिन थ्रेड लाइक पड़े हुए हैं, ये क्वाइल हो के थिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। बेसिकली ये जो क्रोमेटिन है, जो कि जब क्वाइल हो जाते हैं तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम यही क्रोमोटिन्स होते हैं जो कि क्वाइल्ड हमें थिक शक्ल में नज़र आते हैं। वो क्रोमोसोम होते हैं, वो बने हुए होते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, और ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर सेल को चलाने के लिए तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, यानी जीन्स की शक्ल में होती है, और वही इंस्ट्रक्शन सेल को देते हैं कि कब कौन सा फंक्शन करना है, कौन सा एंजाइम रिलीज़ करना है, या कुछ और डिवीजन वाला भी फंक्शन कर सकते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, और फूड डाइजेस्ट, यानी तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन इसी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी डीएनए के अंदर सेव है, और वो बारी बारी अपने मौके पर जब ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन निकालते रहते हैं, और सेल जो है वो उस पर अमल करता रहता है। हमें ये याद रखना होगा कि जो प्रोकैरियोट हैं यानी बैक्टीरिया हैं, हम उनको एनिमल या प्लांट नहीं कंसिडर करते, लिहाजा हम यहाँ पे सिर्फ बता देते हैं कि उनके जो अंदर हैं वो आरएनए होता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आमतौर पर बैक्टीरिया में राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी आरएनए होता है। फंक्शन वही है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस महफूज होती हैं और वो सेल को रेगुलेट करती रहती हैं, सेल फंक्शंस को चलाती रहती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, मगर वो आरएनए की शक्ल में होता है। द न्यूक्लियस, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए लूप्स,
from various chromosomes is a region of the nucleus that is even more heavily stained and is visible. The number of nuclei is varied with mammals typically having 1 to 5. ये पिक्चर में जो नज़र आ रहा है ना, ये है न्यूक्लियोलस, जो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, और ये है प्लांट सेल में। न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम को बनाना, और जीन की जो हमने यहाँ बात की थी ना, इंस्ट्रक्शन हाउसेज द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में सेव है, ठीक है। तो इसको अब जो है ट्रांसक्राइब यानी इसको ट्रांसलेट करने के अमल में न्यूक्लियोलस का रोल है, क्योंकि वो राइबोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया। मैमल्स में ये ज़्यादा होता है, 1 से 5 हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है? साइटोप्लाज्म एक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद है, यानी ये न्यूक्लियस और ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में जो जो चीज़ है उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसी तरह प्लांट सेल में ये है न्यूक्लियस और इस के अंदर ये मौजूद है सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान जो मौजूद है ये सारा कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो एक्वस होता है, वाटरी होता है, ठीक है, लिक्विड शक्ल में होता है, मगर ऐसा लिक्विड होता है जो कि जिसको हम लिक्विड से ज़्यादा बेहतर कहेंगे वो फ्लूइड शक्ल में होता है, जेली लाइक होता है, बिल्कुल ही विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती मगर बहुत कम भी नहीं होती, पानी की तरह विस्कस होता है, जेली की तरह विस्कोसिटी होती है उसकी, यानी इतनी आसानी से बहता नहीं है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ लिटिल स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट, और इसमें हम देख रहे हैं बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, प्लांट में देखें, यहाँ भी देखें, सब के अंदर, ठीक है। दे आर रेफर टू एज ऑर्गेनल्स, इन सब को हम ऑर्गेनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे ऑर्गन्स की शक्ल के होते हैं, रिजेंबल करते हैं, देखने में छोटे छोटे ऑर्गन लगते हैं, इसलिए ऑर्गन का जो छोटा करके बताएंगे तो ऑर्गेनल कहेंगे, यानी ये छोटे छोटे ऑर्गन्स की शक्ल के होते हैं। An organelle is a physically and functionally unique component of the cell. एक ऑर्गेनल जो है सेल के अंदर वो फिजिकली और फंक्शनली यूनिक कंपोनेंट होता है सेल का, यानी देखने में शक्ल भी अलग होता है और उसका काम भी अलग होता है एक ऑर्गेनल का दूसरे ऑर्गेनल से। To keep their activities distinct from the cytoplasm around them, organelles frequently have membranes around them. तो ऑर्गेनल जो हैं वो साइटोप्लाज्म के जेली लाइक जो फ्लूइड है उसमें मिक्स ना हो जाएं, तो उनकी भी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे अगर हम इसको देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इनकी उसमें भी मेम्ब्रेन है। इस तरीके से क्या होता है कि जब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी एक दीवार है, तो ये सामने नज़र आ रहा है कि एक अलग सी चीज़ है। इससे साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, इसकी भी एक दीवार है यानी मेम्ब्रेन, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये अलग से कोई ऑर्गेनल है। तो to keep their activities distinct from the cytoplasm around them, organelles frequently have membranes around them. तक अपनी एक्टिविटी अलग कर सकें, साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे ये अलग रह सकें, इस मकसद के लिए फिर वो एक मेम्ब्रेन उनके इर्द गिर्द होती है। और इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है इस सेल के अंदर, कंपार्टमेंटलाइजेशन का अमल है। ये एक सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई भी होती है, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक का नाम क्लोरोप्लास्ट है, एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, एक का नाम राइबोसोम है। राइबोसोम के इर्द गिर्द तो मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है। अब हम और डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये उस तमाम चीज़ हम देख रहे हैं जो कि कॉमन है सेल और प्लांट और एनिमल के सेल के दरमियान में कॉमन हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब जो सेल है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कंपार्टमेंट ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। पूरा साइटोप्लाज्म सारे काम नहीं कर सकता, बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं और उन ऑर्गेनल्स को हम कंपार्टमेंट्स कह रहे हैं। द सेल इज कंसिडर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी वर्क को शेयर कर लेते हैं अमंग सेवरल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनल्स बिकॉज ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स हैज इट्स यूनिक रोल। इस मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स की वजह से, जैसे हमने यहाँ पढ़ा गोल्गी बॉडी
और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनकी वजह से सेल के अंदर हर चीज़ का फंक्शन, हर ऑर्गेनल का फंक्शन अलग हो गया, और इसकी वजह से हम कहते हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर है। पूरा सेल एक काम नहीं कर रहा, बल्कि मुख्तलिफ उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनल अपना अपना काम कर रहे हैं। नतीजे में एक अच्छे तरीके के साथ सेल की लाइफ आगे चलती है। इसके बाद है टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, हम पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है, या उसको हम प्लूरल कहें तो माइटोकॉन्ड्रियन कहलाएगा। ये मिस्टेक होगी, ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनल्स हैं और विजिबल भी हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। एबंडेंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में है। जैसे अगर हम इस सेल को देखें जो कि एक एनिमल का सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही लाल लाल रंग के नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। Light microscopy assisted films of living cells have demonstrated that mitochondria can move about, change form and divide. जो लाइट माइक्रोस्कोप यानी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे हम सेल्स के बारे में ज़्यादा गहराई के साथ देख सकें और क्लियर देख सकें, वैसी स्लाइड जब बनती हैं तो उससे हमें ये नज़र आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो मूव भी करते हैं। यानी जैसे हम यहाँ अगर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे नज़र आ सकता है। प्लस चेंज फॉर्म, यानी बड़ी शक्ल का भी हो सकता है, छोटी का भी हो सकता है, थोड़ा सा अगर इसका लॉन्गिट्यूडिनल थोड़ा सा कम छोटा बड़ा साइज हो सकता है। एंड डिवाइड, इसकी अपनी रेप्लिकेशन होती है, अपनी डिवीजन होती है। डिवाइड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 8 10 या डबल होते जाते हैं। They have been trained specifically to do aerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी जिसमें वो ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है ये, और इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम दूसरा ऑर्गेनल जो डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे है, ये है गोल्जी बॉडी। एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस डिस्कवर किए। और ये किस तरीके से किए कि उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सिल्वर कंटेनिंग स्टेन यूज़ किए थे, जिसकी वजह से इनको ये नज़र आने लग गए, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़। The Golgi apparatus is a component of the cell's intricate internal sorting and distribution mechanism. It is sometimes referred to as the Golgi complex or Golgi body. जो Golgi apparatus है उसको Golgi complex भी कहते हैं, Golgi body भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो बन रही हैं उनकी ग्रुपिंग करना, सॉर्टिंग करना, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। जैसे कि बहुत से ऐसे बनते हैं वेसिकल्स, यानी इस तरह की शक्ल के आप देखें, जैसे ये यहाँ घूम रहे हैं, ये वेसिकल्स हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स डेट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। बहुत से सेल्स हैं, वेसिकल्स हैं, जिसके अंदर किसी के अंदर एंजाइम होता है, किसी के अंदर कोई फूड पार्टिकल होता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये कोई प्रोटीन होती है, ये सब चीज़ें सॉर्टिंग यानी ग्रुपिंग करते हैं। किसके अंदर होती है ग्रुपिंग? गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो सेल के बाहर जाएंगे तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट इसका करते हैं कि वो सेल के बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर ही इस्तेमाल होने होते हैं, तो वो उनको सेल के अंदर ही रखता है। अब हम पढ़ते हैं सेलुलर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, सेल के अंदर जो मौजूद डिफरेंसेस हैं वो क्या है। सबसे मेन डिफरेंस जो है वो है सेंट्रियोल, जो कि प्लांट में नहीं होता। Centriole, the sole typical animal cell structure that is missing from plant. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट में आपको नहीं मिलेगा, मगर कुछ अगर हम प्लांट में जाएंगे तो बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी मेनली 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट में हैं और एनिमल में नहीं है। तो हमें अगर हम देखा जाए तो टोटल 4 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट में नहीं। बाकी जो है सेल वॉल, जो कि प्लांट में, एनिमल में नहीं। इसके अलावा वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल, छोटे छोटे होते हैं एनिमल में, बड़ा वैक्यूल जो है वो प्लांट में मिलेगा, एनिमल में नहीं। और क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में मिलेगा और एनिमल में नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं, इन्हीं को हम देख लेते हैं कि सेंट्रियोल क्या है। अच्छा देखें, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें प्लांट सेल में सेंट्रियोल, ये हमें एनिमल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज फाउंड नियर न्यूक्लियस, हैज़ अ रोल इन न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा,
बेसिकली सेंट्रियोल न्यूक्लियर डिवीजन में हमें लगता है कि रोल अदा कर रहा है, मगर एक्चुअली साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये इसका कोई रोल नहीं है। ये अभी तक मिस्ट्री है कि इसका क्या रोल है। मगर इसके इर्द गिर्द जो रीजन है, यानी जहाँ पे ये मौजूद है, सेल न्यूक्लियस के पास जो एरिया है उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द होती हैं, वो उनका न्यूक्लियर डिवीजन में रोल है कि वो बनाती हैं, वो क्रिएट करती हैं उन स्ट्रक्चर्स को जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनता है जिसपे क्रोमोसोम अटैच होते हैं, वो बनाते हैं। वो सेंट्रियोल इसमें रोल अदा नहीं कर रहा, मगर जहाँ सेंट्रियोल मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, वो रीजन इसमें अपना रोल अदा करता है। सेंट्रियोल का रोल अभी तक मिस्टीरियस है, यानी अभी तक पता नहीं कि क्या है। जबकि वो चीज़ें जो प्लांट में हैं और एनिमल में नहीं है, वो अभी हम डिस्कस करें। जैसे ये सामने की है सेल वॉल, ठीक है, ये एनिमल में नहीं मिलेगी। इसी तरह ये एक बड़ा सा एक वैक्यूल है, ये एनिमल में नहीं मिलेगा, एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और तीसरी चीज़ ये क्लोरोप्लास्ट है। सेंट्रियोल हमने पढ़ लिया, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। द सेंट्रियोल कैन बी सीन एज अ टाइनी स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ये नज़र आता है, न्यूक्लियस के साथ मौजूद होता है। दे लाई क्लोज टुगेदर एंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन अ रीजन नोन एज अ सेंट्रोसोम। ये दो होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं। और इस तरह ये एक है जैसे, तो दूसरा ऐसे पड़ा हुआ होगा राइट एंगल में एक दूसरे के साथ, यानी इस तरह राइट एंगल के साथ ईच अदर पड़े होते हैं। और जिस रीजन में ये पड़े होते हैं, जहाँ पे मौजूद होते हैं, उस रीजन को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। और इस रीजन का रोल है सेल डिवीजन में। इनका रोल अभी तक समझ में नहीं आ रहा साइंटिस्ट को। द सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन द एनिमल सेल। चाहिए सिर्फ एनिमल सेल में हमने जिक्र कर लिया सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में। और एक्ट एज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी MTOC, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल हमने बताया जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, वो सेंट्रोसोम जो है ना वो दो हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्रिएट करते हैं इस तरह के स्पिंडल। इस पर क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच होते हैं फिर क्रोमोसोम दो हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। इस तरह सेल डिवीजन जब होती है तो दो अलग अलग सेल बनते हैं, तो हर एक में एक एक क्रोमोसोम का सेट मौजूद मिल जाता है। तो सेल डिवीजन में इनका रोल है। Each centrosome consists of a pair of centrioles surrounded by a large number of proteins. सेंट्रियोल के इर्द गिर्द लार्ज नंबर प्रोटीन्स होती हैं। इट इज़ दिस प्रोटीन, असल में ये प्रोटीन होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हमने यहाँ स्पिंडल का नाम दिया। ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और सेंट्रियोल इसको कंट्रोल नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो हमें अभी तक पता नहीं क्या करता है, उसका फंक्शन मालूम नहीं है। मगर जहाँ ये मौजूद है वो जगह सेंट्रोसोम करते हैं। सेंट्रोसोम में इन सेंट्रियोल के इर्द गिर्द बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन जो होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हैं, जिसको स्पिंडल कहते हैं, जो सेल डिवीजन के वक्त हमें नज़र आता है। प्लांट माइटोसिस में भी यही काम हो रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल बन रही होती हैं, मगर वहाँ सेंट्रोसोम ये होता ही नहीं है, ज़्यादा सेंट्रोसोम का ये फंक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा होता, वो किसी और तरीके से हो रहा होता है। फिर हमने कहा कि सेल वॉल होती है प्लांट में, ठीक है, एनिमल में नहीं होती। तो सेल वॉल होती है प्लांट में, उसमें कुछ ऐसी जगहें बनी होती हैं, जो रास्ते बने होते हैं जो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो कुछ यहाँ से जाना हो, अगर प्लांट ने भेजना हो तो वो भेज सकता है दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में। ये समझिए पाइप्स हैं, कनेक्शन पाइप्स हैं, कनेक्टिंग पाइप्स हैं। Individual plant cells are easier to observe under light microscope than animal cell because they are typically bigger, and in contrast to animal cell are encased by a cell wall that is external to the cell surface membrane। चूँकि इनके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है और थोड़े साइज में बड़े भी होते हैं एनिमल सेल से, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें रोशनी इस्तेमाल होती है, उसके अंदर जब देखें तो प्लांट सेल की एनिमल सेल की बनस्पत प्लांट सेल जो है ज़्यादा साफ तरीके से दिखाई देते हैं। सेल वॉल जो होती है वो रिलेटिवली स्टिफ होती है और वो बनी भी होती है सेलुलोज के फाइबर से। स्टिफ मतलब सख्त होती है। सेलुलोज के फाइबर क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, और इसकी वजह से ये एक डिस्टिंक्ट शक्ल में होते हैं। ये शक्ल इनकी चेंज नहीं होती। एनिमल सेल की जो साइज़ अगर ऐसे आपको नज़र आए, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा ऐसे नज़र आ सकता है, थोड़ी देर बाद वो आपको ऐसे थोड़ा सा नज़र आ सकता है। मगर प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल चूँकि सख्त होती है, वो चेंज नहीं होती है, फिर शेप चेंज नहीं करती, तो प्लांट का सेल एक ही तरह नज़र आता रहता है हर वक्त। When water enters the cell by osmosis,
prevents the cell from bursting, enabling high pressure to build inside. और जब पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट का सेल, तो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी एंटर होता है सेल में, अगर ज़्यादा चला जाए तो प्लांट का सेल जो फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता? इसलिए कि उसके गिर्द सेल वॉल मौजूद है। अगर यही काम एनिमल सेल में हो तो एनिमल का सेल फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। फॉर फर्दर स्ट्रेंथ द सेल वॉल कैन ऑल्सो बी स्ट्रेंथन विथ मोर सेलुलोज और हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। प्लांट सेल इन पौधों में कहीं कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे प्लांट के सेल को ज़्यादा सख्ती के साथ अपनी सेल वॉल चाहिए होती है, तो वो सेल वॉल डबल भी हो जाती है, या सेल वॉल में ज़्यादा सेलुलोज ऐड हो जाता है, मोर सेलुलोज मिल जाता है, उस वॉल के अंदर शामिल हो जाता है ताकि उसको उस सेल को मजबूत करे, सख्त करे। या एक और सब्सटेंस होता है लिग्निन, वो भी उसमें ऐड हो जाता है ताकि सेल ज़्यादा मजबूत हो जाए और टूटे नहीं। बिकॉज सेल वॉल्स आर परमिएबल, chemicals and ions can readily pass through to cell surface membrane. ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली। प्लांट सेल के बिल्कुल सेल वॉल के बिल्कुल नीचे सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये सेल वॉल जो है, ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, सेल वॉल है, ये ग्रे है, इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइनिंग चल रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल वॉल के बिल्कुल नीचे है। तो सेल वॉल जो है वो परमिएबल है, हर चीज़ उसमें से जा सकती है, चाहे वो केमिकल्स हो, आयंस हो, वो उसमें से पास थ्रू हो सकते हैं, मगर सेल मेम्ब्रेन रोक लेती है, वो सेमी परमिएबल होती है, हर चीज़ उसमें से गुजर नहीं सकती। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही फाइन साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे भी देखा था प्लाज्मोडेस्माटा। ये इस पिक्चर में दोबारा देखते हैं, ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा बने हुए होते हैं ताकि सारी चीज़ों को मूव कर सकें अक्रॉस द सेल। फाइन साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा और सिंगुलर होता है प्लाज्मोडेस्मा, विच फ्लो थ्रू पोर लाइक फीचर इन देयर वॉल। ये पोर लाइक यानी सुराख की तरह के फीचर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि नियर बाई यानी साथ वाला जो सेल होता है वो कनेक्ट हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर इज कंसिडर्ड टू रेगुलेट मूवमेंट थ्रू देम। तो किन चीज़ों की मूवमेंट है, जो हम यहाँ केमिकल और आयन की मूवमेंट देखिए, वो इन स्ट्रक्चर के ज़रिए हो जाती है, जो कि सेल वॉल से गुजर रही हैं और एडजेसेंट सेल के अंदर जा रहे हैं। इसके बाद है वैक्यूल। जो एडल्ट एनिमल सेल है, यानी मैच्योर हो चुके हैं एनिमल सेल, उसमें हमें छोटे छोटे वैक्यूल मिलेंगे, जबकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा और परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा। जो एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं वो बनते हैं और ख़त्म होते जाते हैं, बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। और जैसे फेगोसाइटिक वैक्यूल होते हैं, यानी कुछ चीज़ों को वो एंगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर वापस टूट जाते हैं। तो मगर जो मैच्योर प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा सा परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, जो हमने इस पिक्चर में यहाँ पे अभी देखा था। ये है वो वैक्यूल, ठीक है, ये वाइट वाइट है ना, ये सारा ये वैक्यूल है बड़ा सा, और इसकी वजह से बाकी सेल ऑर्गेनल साइड पे हुए हुए होते हैं। प्लांट को ये सेंट्रल परमानेंट वैक्यूल इसलिए चाहिए होता है कि पानी स्टोर कर सके, क्योंकि पानी प्लांट खुद तो चल के जाके हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी जगह पर ज़मीन पर रहता है। तो जैसे पानी उसको मिलता है बारिश से या किसी और तरीके से, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो महफूज रखता है ताकि 3-4 दिन गुजार सके। ये स्टोर हाउस है पानी का। द टोनोप्लास्ट, जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जिस जो इर्द गिर्द है वैक्यूल के मेम्ब्रेन है, वो उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। वो इस तरह की बनी हुई होती है कि हर चीज़ जो वैक्यूल में आती जाती है मटेरियल है, वो उसको रेगुलेट करती है। जब पानी चाहिए होता है तो पानी चला जाता है, जब पानी वापस एब्जॉर्ब करना होता है वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस मेम्ब्रेन के थ्रू चला जाता है अंदर वैक्यूल के। मेनली तो वैक्यूल में पानी है, मगर इसके अलावा उसमें पिगमेंट यानी कलर, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट यानी फूड के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। मिनरल सॉल्ट्स भी आपको वैक्यूल में मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, ये सब वैक्यूल के फ्लूइड में हमें मिल सकते हैं। ये एक समझिए स्टोर हाउस है।
वैक्यूल का जो प्राइमरी फंक्शन है स्टोर हाउस है, मगर वो इसकी वजह से, स्टोर हाउस होने की वजह से वो कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, यानी वाटर इन एंड आउट को कंट्रोल कर लेता है। अगर इसके अंदर पानी आना होता है तो इसको मैनेज कर लेता है, अगर जाना होता है यानी सेल को पानी चाहिए होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है सेल में तो वो निकाल भी देता है। ये ऑस्मोटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल जो उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो हमने बात की भी स्टोर हाउस है, यानी मे हाउस द पिगमेंट्स जो कि मुख्तलिफ फ्लावर्स और मुख्तलिफ चीज़ों के कलर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम बीट रूट में देखते हैं कि वो रेड कलर का होता है, तो वो पिगमेंट बेसिकली हमें उसके वैक्यूल में ही होता है, जिसकी वजह से वो हमें बीट रूट रेड नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जो कि आपको प्लांट में नज़र आएगा और एनिमल में नहीं। इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, इसलिए ग्रीन कलर का होता है। द ग्रीन सेक्शन ऑफ द प्लांट प्राइमरीली द लीव्स, यानी कि पत्ते जो ज़्यादातर होते हैं उनमें जो ग्रीन पत्ते ग्रीन होते हैं, उसमें जो ग्रीन सेक्शन है वो पत्ते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो माइक्रोस्कोप के अंदर साफ नज़र आता है, ये काफ़ी बड़ा सा एक ऑर्गेनल होता है। इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन होता है। अगर लाइट माइक्रोस्कोप को कोई मदद से देखें इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो हमें इसके अंदर ग्रेन्स नज़र आएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें ग्रेन्स नज़र आएंगे। इन ग्रेन्स को हम, इनका प्लूरल जो होता है वो, सिंगुलर जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रेनम, और इसका प्लूरल होता है ग्रेना। ग्रेना। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्टैक हुए हुए होते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होता है, वो इसमें मौजूद होता है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस का अमल वहाँ यहाँ पे होता है। इसके अंदर मौजूद रीजन है जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। क्या होता है इसके अंदर मौजूद? क्लोरोफिल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने का प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे ये सारे हमने चीज़ें पढ़ ली, ये सब चीज़ें क्लोज हो गई। 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। नोट वर्दी पॉइंट्स: एक एनिमल सेल और प्लांट सेल काफ़ी मिलते जुलते हैं, मगर एक प्लांट सेल में ज़्यादा चीज़ें होती हैं एनिमल सेल से। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल जो होते हैं हर जगह का अलग सेल होता है। जैसे एनिमल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनमें सेल का साइज़ डिफरेंट होगा। सेल साइज़ वेरी करते हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसके अंदर सेल साइज डिफरेंट होते हैं, मगर जनरली प्लांट के सेल हमेशा अक्सर औकात एनिमल के सेल से साइज में बड़े ही होते हैं। और तीसरा, सेल वॉल को हमें सेल सरफेस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से मिक्स नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। सेल सरफेस membranes are very thin in comparison to the comparatively substantial and physically robust cell wall. सेल वॉल की निस्बत सेल मेम्ब्रेन थिन होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो ओनली पार्टली यानी सेमी परमिएबल होती हैं, हर चीज़ उसमें से गुजर नहीं सकती। जबकि सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है, हर चीज़ आ जा सकती। सेल वॉल का मेजर फंक्शन सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है प्लांट में। सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होगी, जबकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी। और आखिरी पॉइंट हमें याद रखना है कि हमेशा जो एनिमल सेल्स हैं उसमें छोटे छोटे वैक्यूल मिल जाएंगे। जैसे कि फेगोसाइट वैक्यूल हमने जिक्र किया, कुछ चीज़ों को वो डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो हमें प्लांट में नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एक ही बड़ा वैक्यूल मिलेगा। That is all about the cell similarities and differences between the animal and plant cell. Thank you very much. Assalamu alaikum.